हेलो दोस्तों, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑडियो रिवीजन करने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में आया था। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्यों आया होता है, सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे कि क्यों आया हुआ था। इसके आने से क्या हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंक्रीज़ हुआ। मतलब कि हम कोई भी जो हमारा व्यापार है वो उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। और इससे हमको इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी। और इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मतलब है कि हम ऑनलाइन किसी को अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका डाटा ले सकते हैं। ऑनलाइन किसी को हम पेमेंट कर सकते हैं और हम गुड्स ले सकते हैं। तो इससे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो इससे इसको क्या मिल गया, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। और सेकेंड है, इट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इससे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो है कि वो ईजी हो गई। इससे हम गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हैं। पहले लाइन्स में लगना पड़ता था, अब लंबी लंबी लाइन्स में, पर अब ऐसा नहीं है, अब हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। और इससे क्या हुआ, जो भी हमारे इंडियन पीनल कोड्स है, इंडियन एविडेंस एक्ट है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, ये सबको इसको अमेंड कर सके हम। और फिर उसके बाद अब से जितने भी हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन है उन सबको हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो इससे ये सब हो गया। इससे हम इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर से। इससे जितने भी क्राइम्स थे वो कम हुए हैं। इसमें एक और पॉइंट है, टू स्टॉप कंप्यूटर क्राइम एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंटरनेट यूज़र्स इंक्लूडिंग डेटा थेफ्ट। इसे डेटा थेफ्ट जो भी होती थी पहले इससे ये कम हुआ है। और कंप्यूटर की जितने भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये 5 चीज़ें जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, ए ट्रस्ट, विल, और उसके बाद इमूवल, सेल ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी एंड एनी इंटरेस्ट ऑन इन सच प्रॉपर्टी, इन सब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर जो होती है वो एक चिप की तरह होती है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट नहीं, कंप्यूटर या फिर कोई लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा हम पासवर्ड आते हैं और उसके बाद हमारी डिजिटल सिग्नेचर हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन ये है, मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद इन द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, तो ये हमने लर्न करना है डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब होता है, विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन ए मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं, सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नेचर किया था, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ये आता है जैसे कि अगर कोई हमको सामान डिलीवरी करने आता है फिर उसके बाद वो हमको बोलेगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे साइन कर दो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाता है। मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल एंड इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में इंक्लूड होता है। तो वाइडर कौन सी टर्म हुई, वाइडर हुई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर भी इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये वाइडर टर्म हुई। ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 है रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 7 कहता है कि अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रिटेन कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए तो वो हम कर सकते हैं, पर इसके लिए हमको 3 चीज़ें हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमने डॉक्यूमेंट दिया होगा वो सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और फॉर्मेट जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वो सेम फॉर्मेट होना चाहिए। और तीसरा है कि उसकी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। और नेक्स्ट है सेक्शन 7E, इसके ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया उसका भी ऑडिट होगा। कि ऑडिट अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट का होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का भी ऑडिट होगा। और सेक्शन नंबर 8 है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसमें ये बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में ना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी अपने डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर सकती है। ठीक है, पब्लिकेशन कर सकती है। सेक्शन 9 करता है जैसे मर्जी मेंटेन करके रखना है। हाँ, 6, 7, 8 सेक्शन किसी के द्वारा जैसे भी करना कर सकते हैं। और सेक्शन 10 ये है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब इसमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर को ये मान्यता देता है ये सेक्शन 10A। नेक्स्ट है
एट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब कि हमारे कंप्यूटर से अगर कोई भी डाटा जाता है तो फिर कब माना जाएगा कि हमारे कंप्यूटर से गया हुआ है। इसमें ये बताया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू द बाय द ओरिजिनेटर ब्रॉडली। द ओरिजिनेटर इज द पर्सन दैट हुज इंस्टेंस इट वाज सेंट इन द फॉलोइंग केसेस, कि कब ये माना जाएगा कि ओरिजिनेटर मतलब हमारे कंप्यूटर से कोई डाटा गया हुआ है। तो पहला केस, इफ़ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, या तो हमने खुद ही भेज दिया होगा अपने डाटा से, जो मतलब जिसका कंप्यूटर होगा उसने खुद भेजा होगा, या फिर इट वाज सेंट बाय द पर्सन ऑथराइज, या फिर उसने भेजा होगा जो पर्सन उसने ऑथराइज करके रखा होगा अपने बिहाफ में, या तो उसने भेज दिया होगा। इट वाज सेंट बाय द इंफॉर्मेशन बाय द सिस्टम प्रोग्राम्ड और एनी बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर ऑपरेट ऑटोमेटिकली, या फिर ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर से चला गया हो, मतलब कि हमने कोई ऐसी सेटिंग लगा के रखी होगी कि ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए। जैसे किसी ने मैसेज सेटिंग लगा दी होती है, हम उसको हाई मैसेज करते हैं और वहाँ से वेलकम का मैसेज अपने आप आ जाता है, तो ऐसी सेटिंग लगा दी हो। इन तीनों केसेस में माना जाएगा कि इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर से गई हुई है। नेक्स्ट है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच, कि कब माना जाएगा मेरे कंप्यूटर के से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल गई होती है, या तो या कोई मेरे में या फिर उस पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि कब हम मानेंगे टाइम ऑफ डिस्पैच, या तो जब मेरे कंप्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन गई है उस टाइम पे वो माना जाएगा टाइम ऑफ डिस्पैच। और नेक्स्ट है टाइम ऑफ रिसीट। टाइम ऑफ रिसीट जब माना जाएगा जब हमारे कंप्यूटर में वो डेटा एंटर हो जाएगा, तो वो उसका टाइम ऑफ रिसीट में माना जाएगा। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो कि एक बॉडी है जो डीएससी इशू करती है, मतलब डिजिटल डीएससी को इशू करती है, रिवोक करती है, और मतलब कि ये सारा काम करती है। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी की एक जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं कंट्रोलर, जिसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सर्टिफाइंग जो डीएससी यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर, और जो डीएससी इशू करती है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होती है, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी कंट्रोल करती है उसे हम कंट्रोलर कहते हैं। नेक्स्ट है एजुकेटिंग ऑफिसर। एजुकेटिंग ऑफिसर कौन होता है? एजुकेटिंग ऑफिसर एक ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्या करता है, यही में इम्पोज पेनल्टी, ये पेनल्टी लगाता है, और कि ये अवार्ड ही में और अवार्ड और कंपनसेशन लगाता है। और पेनल्टी लगाते समय ये तीन चीज़ें चेक करता है, द अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेजेस, जिसका भी अमाउंट होता है वो कितने का अमाउंट था, जो कि अनफेयर एडवांटेजेस से लिया गया वो कितना अमाउंट था वो चेक करता है। द अमाउंट ऑफ लॉस, और कितना लॉस हुआ है किसी पर्सन को, वो वाला अमाउंट देखता है कितना था, और देखता है कि जो लॉस हुआ है वो रिपीटेटिव नेचर में कितनी बार हुआ है, और फिर वो कितने रुपए की पेनल्टी लगा सकता है। 5 करोड़ तक की लगाता है। 5 करोड़ से ऊपर जितने भी मेंबर होते हैं वो दूसरे कोर्ट में जाते हैं, पर एजुकेटिंग ऑफिसर जो है वो 5 करोड़ तक के फाइन लगा सकता है। फाइन नहीं, 5 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि हम कहाँ पे इसकी अपील कर सकते हैं। तो अगर हम खुश नहीं हैं किससे, कंट्रोलर से या फिर एजुकेटर से, तो फिर हम अपील कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। कितने दिन में? 45 डेज में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि अगर हम खुश नहीं हैं कंट्रोलर से या फिर एजुकेटर से, तो फिर हम अपील कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को कितने 45 डेज़ के अंदर अंदर। और अगर हम इससे अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं है तो फिर हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में कितने दिन में? 60 डेज़ के अंदर अंदर हम कर सकते हैं अपील। और इस केस में हमको बार्ड किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, मतलब सिविल कोर्ट के मामले ले ही नहीं सकती है। बस यही करा, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल में। नेक्स्ट है पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। तो हम इस वाले सेक्शन में ये बताया गया हुआ है, सेक्शन नंबर 43 में इसमें ये बताया गया है कि हमको कंप्यूटर से इसको हमारे ऊपर कुछ पेनल्टीज़ लगती है। तो कौन कौन से वो केसेस है जिसमें हमारे ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। तो अगर हम किसी भी कंप्यूटर से कोई एक्सेस जो होता है या फिर कोई कुछ सिक्योर किया होता है उसने, तो फिर हम उसके कंप्यूटर से ले लेते हैं। तो या तो अगर कोई कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं बिना उसके कंप्यूटर के, या तो कुछ निकाल लेते हैं, कोई डाटा निकाल लेते हैं बिना उसकी परमिशन के, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। अगर इंट्रोड्यूस ए कंप्यूटर फ्रॉम कंटामिनेट से वायरस, अगर हम उसकी कंप्यूटर में कोई वायरस डाल देते हैं, या फिर कुछ कंप्यूटर ही डैमेज कर देते हैं, या फिर कुछ काम उसका चुरा लेते हैं, या फिर असिस्टेंट टू एनी पर्सन टू गेट एन एसेस, या फिर उसका जो एसेस था कंप्यूटर का वो किसी और को हम दे देते हैं, या फिर डिनाइज एसेस ऑफ दोनों, या फिर उसका हम एसेस डिनाई कर देते हैं, किसी वेबसाइट का एसेस है उसको हम डिनाई कर देते हैं, या फिर टेक द सर्विसेज फ्रॉम एनी, या फिर उसकी जो सर्विसेज है वो हम किसी और या फिर एसेस जो है वो किसी और कंप्यूटर सिस्टम में दे देते हैं। तो ये था। और उसके बाद या तो डिस्ट्रॉय, डिलीट और आल्टर्स, या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या फिर कुछ अलग कर देते हैं उसके कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं या बदल देते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चुरा लेते हैं। तो फिर भी हमारे ऊपर क्या क्या पेनल्टीज़ लगाई जा रही हैं। तो इस वाले सेक्शन में यही है। ये अगर हम ये सारे डिफ़ॉल्ट्स करते हैं तो इन सब केसेस में हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है।
तो सेक्शन 43 में इतना ही था। अगर हम किसी के कंप्यूटर में बिना उससे पूछे कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सेस करते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं, या फिर ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें कर देते हैं, तो हमारे ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो सेक्शन 43 में इतना ही था। नेक्स्ट है सेक्शन 43A। इसमें यह है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे डेटा को पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर रही होती है, और उसकी जिम्मेदारी होती है हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद भी हमारा डेटा को वो अगर हमारे डेटा को वो किसी और को दे देती है, हमारे डेटा को लीक कर देती है, तो उससे क्या होता है, उस इंसान को फ़ाइन देना पड़ता है, कंपनसेट करना पड़ता है। तो ये सेक्शन 43A में है। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कौन कौन से कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं जिसको अगर हम करते हैं तो फिर हमको 3 साल की जेल होती है, और फाइन लगता है हमारे ऊपर 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो कौन कौन सी वो ऑफेंसेस है? सबसे पहले डिसऑनेस्टली रिसीविंग और स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ए मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब जितने भी इसमें से कोई इतने कर लेना तो टिक लगी हुई है। तो अगर हम ये सारे ऑफेंसेस करते हैं तो हमको 3 साल की जेल होती है, या तो 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों। तो गाइस आईटी एक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।